फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 आई 12 को कवर करेंगे और ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इस साल का एडिटोरियल्स का। इससे पहले पिछले साल लगभग 460 एडिटोरियल्स हम कवर किए हैं, ठीक है, लगभग 460 एडिटोरियल्स, तो काफ़ी होता है स्टूडेंट। और इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400-500 के बीच में कवर करने का, ठीक है। तो नंबर 1 देखते हैं कि कैसे इंडिया डेवलप्ड और हैप्पियर नेशन बने, है ना। डेवलप्ड नेशन का तो हर कोई बात करता है, व्हाट अबाउट द हैप्पियर नेशन। देखो, देश जब डेवलप्ड हो तो हैप्पियर होना भी बहुत ज़रूरी है, वही हैप्पीनेस इंडेक्स। और केवल पर कैपिटा इनकम से हैप्पियर नहीं होने वाले हैं, हैप्पियर के लिए और भी बहुत सारा चीज़ चाहिए हमें। तो ऑथर ने क्या क्या सुझाव दिया है वो सभी चीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। नंबर 2 देखो, जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो एक तरह से ये जीडीपी जॉबलेस ग्रोथ है। जीडीपी तो बढ़ रहा है मगर जॉब उतना नहीं बढ़ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। देखो 40 साल 50 साल पहले एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत अच्छा था जीडीपी में। उस समय 0.4%, 0.5% था। और अभी का टाइम इतना बुरा हो गया है कि 1% यदि वृद्धि होता है जीडीपी में तो उसका ट्रांसलेशन 0.1% भी नहीं होता है तुम्हारा जॉब में। तो ये भी एक तरह से डायकोटॉमी है कि जीडीपी का बढ़ोतरी तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, मगर उससे संबंधित जो जॉब क्रिएशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, समझे। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है, ऑटोमेशन क्या है, जिसके वजह से जॉब ग्रोथ नहीं हो पा रहा है जबकि इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। तो ये डायकोटॉमी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। डायकोटॉमी मतलब डायलामा एक तरह से, समझे, कॉन्ट्रास्ट फिगर। एंड थर्ड 1 देखो, वही एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। देखो बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड मैटर है ना। आप जहाँ पे जिस जगह पे रह रहे हो उसके आसपास पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी है, तो आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो सरकार का जिम्मेदारी है। मगर बहुत कुछ तो है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम लोग का जो लिविंग स्टाइल है, थोड़ा एक्सरसाइज करना, अच्छे से फूड खाना, स्लो फूड खाना, फास्ट फूड नहीं स्लो फूड खाना, तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे चीज़ हम यदि प्रयास करें तो हम अपने हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। और नहीं तो ऐसे भी देख रहे हो तुम लोग कि 2/3 जो डिजीज़ है वो सब कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हो गया है। एक टाइम था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ का मात्रा ज़्यादा था और अभी क्या हो रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रहा है तेज़ी से। तो उस पर हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह का हमें चॉइस को आगे लेके चलना चाहिए, तो सभी बहुत अच्छे से ऑथर ने यहाँ पे सुझाव दिया है, समझ गए ना। तो देखो पहला शुरू करते हैं हम लोग, हाउ टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड एंड हैप्पियर नेशन बाय 2047। GS पेपर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये तुम्हारा आया था 28 दिसंबर को आया था, मोस्ट प्रोबेबली ये हिंदू पेपर में ही आया होगा, समझ गए ना। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। देखो विकसित भारत ठीक है, तो विकसित भारत का जब हम कल्पना करते हैं, वही डेवलप्ड नेशन का जब कल्पना करते हैं तो केवल हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात कर रहे होते हैं। व्हाट अबाउट द हैप्पियर कॉन्सेप्ट, व्हाट अबाउट द हैप्पियर नोशन, हैप्पियर आइडिया का भी बात हमें करना चाहिए, बात समझे। तो यहाँ पे देखो ठीक है, विकसित भारत अभी हम फॉर्मली लॉन्च कर दिया और मोदी जी ने कहा है ना कि 2047 तक जब भारत अपना 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा होगा तो हमें किस तरह का भारत चाहिए, हमें विकसित भारत चाहिए। तो विकसित भारत के लिए हमें बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा स्टूडेंट। हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, जो भी स्ट्रक्चर हमारा प्रॉब्लम्स है, जानते हो, बड़ा बड़ा रिफॉर्म्स लाना होगा हमें, लेबर मार्केट को रिफॉर्म करना होगा, कम्पिटिटिवनेस, जहाँ पे हमारा कम्पिटिटिव एज है वहाँ हमें बढ़ाना होगा, हमें ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से हमें जुड़ना होगा, समझ गए ना। फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन करने की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इस तरह का प्रोग्राम करके ग्रामीण भारत को भी बैंक के दरवाजा में जोड़ना होगा और बहुत सारे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करने होंगे
रिफॉर्म्स इसलिए करने होंगे ताकि गवर्नेंस ठीक हो सके, बात समझे, यानी कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट हो, समझ गए ना। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम पहला ग्रीन रेवोल्यूशन किए थे उसमें जो भी त्रुटि रहा उससे बेटर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली उस एरिया में कर सके जहां पे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं दिखा, जैसे ईस्टर्न इंडिया में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशंस को, वो भी सस्टेनेबल ग्रीन रेवोल्यूशन को हम रियलाइज कर सके। तो यहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए यदि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो, समझे स्टूडेंट। तो क्रिटिक्स कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप इतना सोच रहे हैं, मत जरूरी है कि और भी चीज़ होना चाहिए। एक मटेरियल गेन तो एक चीज़ हुआ, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक पैमाना हुआ, और भी बहुत सारा पैमाना है जहाँ पे भारत को काम करने की आवश्यकता है। तो पैमाना क्या क्या है तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखो, कायदे से विकसित भारत नहीं होना चाहिए, जैसे मोदी जी कहते हैं कौशल भारत विकसित भारत, यानी कि हैप्पी इंडिया डेवलप्ड इंडिया, ऐसा होना चाहिए। भारत बहुत खुशहाल होना चाहिए, समझे। बिना हैप्पीनेस का डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं बनता है विद्यार्थी, समझे। मगर देखो दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही एरोनोकियली बात है ये तुम्हारा, कि बहुत सारे नेशंस डेवलप तो है मगर हैप्पी नहीं है, समझे। रिच नेशन है, जैसे डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, देखो यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 नहीं आता है, समझे। वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होते रहता है, जबकि जीडीपी के मामला में बहुत आगे है। चाइना भी देखो, चाइना भी वर्ल्ड में सेकेंड आता है रैंक जीडीपी में, मैं उतना हैप्पियर नहीं है वो, बात समझे। अब वही तुम स्कैंडिनेवियन कंट्री देखो, जीडीपी में उतना नहीं है मगर सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है। एक हमारा जो पड़ोसी भूटान को ही देख लेते हैं हम लोग कि उतना जीडीपी बड़ा नहीं है मगर सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट है हमारे नेबरिंग एरिया में। तो बात समझ पा रहे हो ना। तो रिच नेशन भी तुम्हारा हैप्पी नेशन नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में हैप्पी नेशन का डेफिनेशन दूंगा तुम लोग को कि हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या क्या पैमाना देखा जाता है, मैं इसको समझते जाओ। कि वेल्दी नेशन ठीक है, जीडीपी पे काम कर रहा है, पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, मगर जो सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग का बात होना चाहिए, जो उसका इंडिकेटर होना चाहिए, वहाँ पे रिच नेशन भी फेल कर रहा है डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड पर कैपिटा इनकम, बात समझे। तो इसलिए डेवलपमेंट का जो स्कीम है, जो हर समय हम इकोनॉमी को मेन पैरामीटर बना के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है, जो वेलनेस है या साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसको ओवरलुक करता है, उसको ठीक से नहीं देखता है। तो कायदे से क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस वेलनेस, समझे, वेलनेस मेंटल वेलबींग सब पे ही काम होना चाहिए, तब जा कहेंगे कि कंट्री क्या है तुम्हारा, कौशल भारत और विकसित भारत दोनों ही बनाना है हमें कंट्री को। तो देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का आया है और उसमें पता चला है कि डेवलप्ड नेशन ने भी बहुत बुरा काम किया है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स डेवलप्ड नेशन जिसका जीडीपी बहुत अच्छा है मगर हैप्पीनेस में बहुत पीछे है। जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत देखो, भारत का रैंक आया है 126 आउट ऑफ 137 कंट्रीज, और जबकि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन नॉमिनल टर्म्स। तो अब परचेजिंग पावर पैरिटी में कहेंगे तो भारत 3rd रैंक पे आता है। तो भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे स्थान है भारत का। तो अच्छी बात है ये। तो कैसे बनेगा हैप्पी नेशन, देखो आगे हैप्पी नेशन बनने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें। तो हैप्पीनेस इज नो लॉन्गर ए सब्जेक्टिव मैटर, हैप्पीनेस तुम्हारा सब्जेक्टिव मैटर नहीं है स्टूडेंट, बात समझो। जब 2012 में पहली बार कॉन्सेप्ट आया हैप्पीनेस रिपोर्ट का, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे डाला गया। 6 पैरामीटर से स्टूडेंट। नंबर 1 पैरामीटर क्या है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम जरूरी है, एक पैमाना है। हाँ, जेब में पैसा रहेगा तो खुशी तो मिलता है, क्योंकि सर्वाइवल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जीडीपी पर कैपिटा, है ना। जहाँ तक सवाल है भारत का, तो मैं थोड़ा सा पीछे तुम लोग को ले जाना चाहता हूँ और तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि भारत यदि विकसित होना चाहता है तो भारत को कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट अभी भारत का लिखते रहो, कॉपी में लिखते रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा। भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है, 2300, वही 2300 के आसपास लिख लो 2300 के आसपास है, 2300-2400 के आसपास है। अब यदि हमें विकसित बनना है तो अभी विकसित बनने के लिए 12,000 होना चाहिए, अभी के हिसाब से
12-13 हज़ार होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स का 12-13 हज़ार के ऊपर है। अब 2047 तक जब इन्फ्लेशन जोड़ोगे तो उसमें तुम्हारा 22-23 हज़ार आ जाएगा, यानी कि 20 हज़ार से ऊपर। तो कहने का मतलब अभी से लेके बच्चे लोग, हम कौन सा है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं। लोअर मिडिल इनकम कंट्री में इसमें कितना रेंज है तुम्हारा, 4000 तक रेंज होता है, और 4000 से ऊपर होता है तुम्हारा मिडिल इनकम कंट्री, जिसमें चाइना आता है। हाँ, अपर मिडिल कंट्री, उससे ऊपर वाला हमारा लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। अपर मिडिल कंट्री में कितना है, 4000 से ऊपर है, बात समझे। और 12000 से ऊपर ये सैक्रोसैंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक का बदलते रहता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के चक्कर में बदलता है। और एक अनुमान लगा के चले हम लोग तो 2047 तक लगभग 22,000 से ऊपर चला जाएगा। तो भारत को यहाँ से रियल जीडीपी में लगभग 7.5 से 8%, रियल जीडीपी का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इन्फ्लेशन छोड़ के बात कर रहा हूँ। यदि इन्फ्लेशन को भी लेके चले तो 7 + 6 जोड़ो, यानी कि 12-13% से आगे बढ़ना पड़ेगा 20-30 साल तक, जो चाइना ने करके दिखाया था 20 साल तक। तब जाके हमारा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम रियल मायने में डेवलप्ड होंगे। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं हैप्पीनेस इंडेक्स का कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है नहीं ये कैलकुलेशन, जो कि बहुत मुश्किल है, जटिल है, बात समझे। आगे देखते हैं, देखो चूंकि उससे संबंधित था इसलिए मैंने वो आंकड़ा दे दिया, लिख लो, उस आंकड़ा काम आएगा वो सब चीज़। अब यहाँ पे देखते हैं कि हैप्पीनेस मैट्रिक्स में 6 वेरिएबल्स है। जीडीपी पर कैपिटा, अभी कितना जीडीपी पर कैपिटा है हमारा, वही 2300-2400, ठीक है ना, वही मान के चलो, रफली मान के चलो। दूसरा क्या है कि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे केवल आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात नहीं है। अभी भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, थोड़ा बढ़ा है, लगभग 69-70 ईयर्स से थोड़ा सा बढ़ा है, इसमें 2 साल इसमें बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी हमारा 69-70 ईयर्स है। मगर स्टूडेंट, केवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होने से नहीं चलेगा, हेल्दी होना जरूरी है। अब मान लो कि तुम 70 साल तो जी रहे हो, मगर तुम हेल्दी ही नहीं हो, तो क्या काम का हो फिर हैप्पीनेस इंडेक्स? हेल्दी होना चाहिए लाइफ स्टाइल, बात समझे ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। नंबर 2 फैक्टर, एंड जेनरसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जेनरसिटी? जेनरसिटी का मतलब दया भाव होना, किसी को हेल्प कर देना, समझे। मान लो कि कोई दिव्यांग है जो सड़क पार नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको हाथ पकड़ के उसको क्रॉस करवा दिए, डेट्स कॉल्ड जेनरसिटी। यदि मान लो कोई भिखारी है ना, जो जद्दोजहद कर रहा है, जो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसको थोड़ा हेल्प कर दिए, डेट्स कॉल्ड जेनरसिटी, दया भाव होना, समझे। और हाँ, कोविड-19 के बाद दया भाव दुनिया में ज़्यादा बढ़ा है, समझे। तो जेनरसिटी होना भी एक हैप्पीनेस इंडेक्स का पहचान है, नहीं तो आदमी अपने मटेरियल लाइफ में रहता है। 4था नंबर देखो, सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए। सोसाइटी का कितना सपोर्ट है आपका, समझे। यदि सोशल सपोर्ट ना हो, अभी देखो यूनाइटेड स्टेट्स में सुसाइड बहुत ज़्यादा होता है बच्चे लोग, क्या रीजन है? कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, समझे, कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई मोरल सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। तो सोशल सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड देखो, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, हाँ, जैसे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, उसको भी चूज करने का अधिकार है ना। इसी तरह दखल अंदाजी ज़्यादा ना हो, आपको जो भी मन कर रहा है करने के लिए, जो भी लाइफ चूज करने का मन कर रहा है, आपको पूरा होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। पेरेंट्स तय ना करे, समझे, आप खुद ही अपना जो चॉइसेस है उसको आप आगे रखो। एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये तो बहुत गंदा चीज़ है। जिस देश में करप्शन होता है वो देश खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान देखो, ठीक है। और डेवलपिंग नेशंस का तो ये बहुत बड़ा ही इमर्जिंग इशू है ना, कि कैसे परसेप्शन से निजात पाए। अब परसेप्शन देखो, परसेप्शन कई बार परसेप्शन से चलता है चीज़ सब। हाँ, मोदी जी 2014 में आए थे तो क्या बोले कि काला धन लाएंगे स्विच बैंक से, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो वो भी परसेप्शन से ही बना था ना। हाँ, कांग्रेस का सरकार खत्म हो गया, बात समझे ना। तो ये जो परसेप्शन है करप्शन का, ये बहुत डेंजरस चीज़ है, समझे। करप्शन का होना या करप्शन से संबंधित कोई भी विषय है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। जितना कम होगा उतना बेटर है, उतना ही कंट्री तुम्हारा हैप्पियर होगा। आ रहा है समझ में ना। तो देखो, हैप्पीनेस रिपोर्ट में, हैप्पीनेस रिपोर्ट जो अभी का जो आया है 2023 में, यहाँ पे देखो ये जो ट्रस्ट और बेनेवोलेंस को एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है। और इसलिए कि कोविड-19 के बाद ये चीज़ बढ़ा है, एक एक्स्ट्रा अटेंशन दिया गया है, बात समझे। इसको एक एक्स्ट्रा अटेंशन दिया गया है।
ट्रस्ट और बेनेवोलेंस को। देखो यहाँ पे, हाँ, द एक्ट ऑफ काइंडनेस हैव इंक्रीज ग्लोबली आफ्टर कोविड-19। देखो स्पष्ट बात है ना कि जो काइंडनेस है, जो जेनरसिटी है बच्चा, जो जेनरसिटी है बहुत बढ़ा है कोविड-19 के बाद। तो देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहता है कि जो आदमी का जो एवरीडे जो काइंडनेस है, जैसे स्ट्रेंजर को हेल्प करना, अब स्ट्रेंजर को जाना है कोई रेस्टोरेंट, स्ट्रेंजर को जाना है कहीं पे, तो बता दिए उसको, कोई दिव्यांग है तो पकड़ के उसको ट्रैवल करवा दिए, समझे। डोनेट करना चैरिटी के लिए, वॉलेंटियर के रूप में काम करना, ये कोविड लेवल से पहले का जो था उसके कंपेयर में अभी बढ़ा है। तो हम कह सकते कि दुनिया ज़्यादा जेनरस हुआ है कोविड के बाद, समझे ना। अब देखो रिपोर्ट में ये भी पाया कि चलो पैंडेमिक के टाइम में हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, बहुत लोग का पर्सनल लॉस हुआ, बहुत सारे लोग मरे, मगर उसके बावजूद भी जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो ग्लोबली बढ़ा है, जिस वेरी गुड। और इसमें बताया गया स्टूडेंट की सोशल कनेक्शन और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए। आपसे लोग कनेक्टेड हो, दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, सोशल कॉन्टैक्ट हो। अब देखते हो इंडियंस लोग कितना बचा रहता है, यही रीजन है कि इंडियंस लोग बहुत अच्छे सर्वाइव कर पाता है। हाँ, भले ही वेस्ट लोग हम लोग का गाड़ी आए, कहा जी 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, माँ बाप के साथ रहता है, यही कारण तो है कि फ्रेश रहते हैं, दिमाग में कोई उल्टा पुल्टा नहीं चलता है। और जानते हो 40 साल के फिर भी पिताजी डांट देंगे, और यही कारण बचा हुआ है। बाहर क्या है कि 18 साल के बाद ही बहु पंख निकलना शुरू हो जाता है इन लोग का, तो गलती तो करेगा ही करेगा। और यहाँ 40 साल 50 साल वाला आदमी का भी कोई इज्जत नहीं है जब तक दादाजी घर में प्रेजेंट है। तो दादाजी चले गए तो वो फिर दादाजी बन जाएंगे, तब तक तो बूढ़ा गए, सब अनुभव आ गया उनको। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, कहीं ना कहीं ये चीज़ सोशल, जो स्पेशली मैं सोशल का बात कर रहा हूँ, ये जो सोशल कनेक्शन है बहुत ही स्ट्रांग है इंडिया में, और जिसकी वजह से इतना सुसाइड नहीं होता। जैसे 140 करोड़ का आबादी वाला देश है ये, अरे यूएस वाला हाल होता, सोच रहे हो ना कितना ज़्यादा रेट होता सुसाइड का। मैं इंडिया बिकॉज ऑफ दिस सोशल कनेक्शन एंड रिलेशनशिप, इसके वजह से हैप्पीनेस और वेलबींग है, बात समझे। अब देखो यदि मैं पूरा वर्ल्ड का बात करूं स्टूडेंट, तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, समझे। हाँ, दिस कंट्रीज अचीव डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डिसरप्शन, इंस्टेड दे हैव बिल्ट अप सोशल कनेक्शन एंड सपोर्ट सिस्टम। देख रहे हो ना, ये हैप्पीएस्ट हुआ है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सोशल कनेक्शन इसने बिल्ड किया है, सपोर्ट सिस्टम इसने बिल्ड किया है, तब जाके ये देश सबसे हैप्पीएस्ट देश बना है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू इंक्लूड सोशल इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट। देखो अलग अलग इंडेक्स होता है, सही बात है ना, दुनिया में SDI भी निकलता है, इनोवेशन इंडेक्स भी निकलता है, दुनिया भर का इंडेक्स होता है कि नहीं होता है। नीति आयोग चाहे तो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है। नीति आयोग क्या कर सकता है कि डिवाइस कर सकता है कि चलो ठीक है, ऐसे भी दुनिया में निकलता ही बहुत सारा इंडेक्स, उससे कुछ कुछ चीज़ लेके एक अलग से बना सकता है। जैसे देखो फेडरलिज्म के लिए स्टेट सब एक दूसरे को कम्पीट करे, इसके लिए नीति आयोग बनाया है ना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए इंडेक्स सब। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे हम ध्यान दें SDI के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, वहाँ पे हम ध्यान देंगे तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे ध्यान दे रहे हैं, हम एजुकेशनल अटेनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, हम इनकम लेवल पे ध्यान दे रहे हैं, 3 चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग हैप्पीनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो SDI पे फोकस करेंगे तो हैप्पीनेस अपने आप हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा हैप्पी होता है ना, जिसके पास ज़्यादा स्किल है वो ज़्यादा हैप्पी रहेगा, सही बात है कि नहीं, बताओ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि SDI पे ध्यान दिए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स का हिस्सा है कि नहीं है। तो एजुकेशनल अटेनमेंट होगा, इनकम लेवल बढ़ेगा। देखो इनकम लेवल तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स का है कि नहीं है, बताओ। तो यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट इन 1970s उसने एक क्रिएट किया था सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने एक और इंडेक्स क्रिएट किया था जिसको बोलते हैं हम लोग सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 16 इंडिकेटर्स है, और ये 16 इंडिकेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं हम वो चीज़ हम ला सकते हैं, क्यों नहीं भारत में पॉलिसी बना के वो बहुत सारा चीज़ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए ना। उस तरह देखो तीसरा, देखो वर्ल्ड बैंक का इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिविजन्स, उसने क्या किया, ग्रीन इंडेक्स बनाया। ग्रीन इंडेक्स में क्या है कि एसेट प्रोड्यूस करना, किस तरह का है, यानी कि उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है। किस तरह का एसेट प्रोड्यूस हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लास्ट वन ह्यूमन रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना,
जब हम कोई भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को कितना यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारा सस्टेनेबल अप्रोच पता चल जाएगा ना। और ह्यूमन रिसोर्सेज, आदमी कितना स्किल्ड है, लोग बीटेक कर लिया स्किल ही नहीं है बताओ, लोग फार्मास्यूटिकल कर लिया स्किल ही नहीं है बताओ, क्या काम का वो चीज। तो देखो इस पैरामीटर से हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं ना कि किस तरह का एसेट्स प्रोड्यूस हुआ, किस तरह का नेचुरल रिसोर्सेज पे इंपैक्ट पड़ा, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज पे इंपैक्ट पड़ा, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड हुआ है, वो तुम्हारा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ग्रीन इंडेक्स से निकल जाएगा हमारा। समझ रहे हो, यानी कि अलग अलग पैरामीटर वर्ल्ड में है जिस पे हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है। देखो उसी तरह और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सभी चीज़ है जहाँ पे हम हल्का हल्का भी काम करें या नीति आयोग आगे आके यहाँ से कुछ कुछ चीज़ निकाल के काम करें तो हम लोग सच में ही हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ ज़्यादा मूव कर सकते हैं बेटर तरीके से, समझे। और एक तुम्हारा इंटरनेशनल ह्यूमन सफरिंग इंडेक्स भी है जिसमें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स के वजह से ह्यूमन सफरिंग हो रहा है। तो देखो, तो इतना वर्ल्ड में तुम्हारा डिवाइस्ड है, इतना वर्ल्ड में तुम्हारा पैरामीटर्स सब है, अलग अलग तुम्हारा इंडेक्सेस वगैरह सब है, तो वहाँ से हम लोग काफ़ी कुछ बटोर सकते हैं। और यहाँ पे नीति आयोग को काम करना पड़ेगा। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे तुम लोग के मन में एक डाउट आ सकता है कि जहाँ तक सवाल है पॉवर्टी इंडेक्स पे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे, यहाँ पे हमेशा फाइट होता है इंडिया को लेके, है ना, जो बाहर का जो बना, क्योंकि बहुत पार्शियल भी रिपोर्ट देता है ये लोग, तो हो सकता है इस पे ठीक है आप सहमत नहीं हो, मगर इस पे इंडेक्स पे तो काम कर ही सकते हो आप, है ना। हम रिसेंट टाइम में देखे थे कि हमारा है ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रहा था, हमको बहुत नीचे दिखा दिया था भारत को, है ना। तो लॉ ऑफ इंडेक्स में भी, रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडेक्स में भी बहुत पीछे दिखा दिया, तो कोई बात नहीं है, वो मतभेद रहेगा, मगर हम उसका बहुत सारा पैरामीटर लेके काम तो कर सकते हैं ना, जिससे हैप्पीनेस इंडेक्स रियलाइज हो सके। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट तुम लोग को। आगे देखते हैं। नंबर 2, इकोनॉमिक सब स्केल एंड ऑटोमेशन reduces the job creation as the economics grows. GS paper 3 economic development, Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. ये हिंदू पेपर में आया था 25 दिसंबर को। तो देखते हैं मैटर है क्या। देखो, इंडिया का स्थिति कोई अच्छा तो है नहीं, बहुत ही बुरा स्थिति है। अब देखो यहाँ पे समझो, सरकार कहने को लिए तो कह दिया कि अभी तक सबसे ज़्यादा कम अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार ने दावा किया था ना कुछ महीना पहले कि बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट है। बस सबसे बड़ी बात है कि जो जॉब क्रिएट हुआ वो जॉब कहाँ क्रिएट हुआ। जॉब क्रिएट हो रहा तो सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। याद करो बच्चे लोग, बढ़िया से याद करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जॉब था उसमें 4% या 5% का बढ़ोतरी हुआ है। पहले 52 था, 56 57 कुछ ऐसा ही हुआ है, रफली मान के चलो। जो वेज दो था यानी कि रेगुलरली वेज और सैलरी वाला जो एम्प्लॉयमेंट था वो घटा है, लगभग 2-3% घटा है। और जहाँ तक सवाल है वर्क फोर्स डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर, वो भी 3% से बढ़ा है। पहले 43% था तो अभी 46% है। तो देखो सवाल तो उठेगा ही उठेगा कि जॉब क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब कंपनी बड़ा बन जाता है स्टूडेंट, आखिर टॉपिक हेडलाइंस ही वही था, जब कोई कंपनी बड़ा बन जाता है वही इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। याद करो क्या होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जैसे मान लो कि जोमेटो, बेगूसराय में जोमेटो, हम बेगूसराय के हैं, जोमेटो बेगूसराय में आएगा, शुरू में तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, जैसे ही बेगूसराय में नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा तो इकोनॉमिक स्केल बढ़ जाएगा ना उसका। तो कोई भी शुरू में कोई भी सामान बनाने में महंगा पड़ता है, और जैसे उसका नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो वो बहुत सस्ता हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। कंपनी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब कंपनी बड़ा बन गया। जब कंपनी बड़ा बन जाता है तो उस समय जो लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ रहा होता है, लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि न्यू जॉब क्रिएशन नहीं होता है उसमें, स्टूडेंट हो गया स्टैग्नेंट हो गया वो। या फिर समझो जब इकोनॉमी का स्केल हो रहा होता है तो दो चीज होता है, एक तो क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी पर वर्कर बढ़ गया और मैक्सिमम पहुंच गया, अब वर्कर को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, नंबर 1 कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि कंपनी इतना ना बढ़ गया कि उसको स्किल वाला लेबर ही नहीं मिल रहा है, और जब स्किल वाला लेबर नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्किल वाला आदमी नहीं है तो भले ही उसको पैसा लगे,
तो सोचेगा कि कोई बात नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लगा देते हैं, और उसके बाद जब ऑटोमेशन होगा तो पीपल का और रिडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए रीजन दिया गया कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड ऑटोमेशन, ये दो कारण है जिसकी वजह से जॉब क्या हो रहा है, घट रहा है, और जबकि जीडीपी बढ़ रहा है। बात समझ में आया? देखो यहाँ पे, तो इंडिया इज गोइंग थ्रू ए सीरियस जॉब क्राइसिस। इंडिया गुजर रहा है, जो कि मैंने तुम लोग को आंकड़ा दे दिया है। इंडिया अभी भी गुजर रहा है, जान रहे हो, ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो पता चल जाएगा तुमको। इस बार ऑफिशियल रिपोर्ट आया, भले ही बोल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, मगर जॉब कहाँ मिला? बड़ी बात है कि जॉब भी डिसेंट सेक्टर में तो मिला नहीं है। बात समझे? हाँ, परसेप्शन ये कि जो हाँ अब तुम्हारा क्या रैपिड जीडीपी ग्रोथ होगा तो तुम्हारा ये एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए आपको सेपरेट पॉलिसी लेके आने होंगे। और देखो ना, वही एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कितना कम है अभी। 40 साल 30 साल पहले यदि जीडीपी में 1% ग्रोथ होता था तो इसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट 0.4 0.5 तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट में दिखता था। अभी देखो 1% जीडीपी में ग्रोथ हो रहा था, इसका ट्रांसलेशन 0.1% एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है। तो जॉबलेस ग्रोथ है हमारा जीडीपी कैसा है? जॉबलेस ग्रोथ है। अब यहाँ पे देख लो, क्या समझते हो तुम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से? तो यहाँ पे देखो, वेज एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बेटर है जहाँ पे आप कमाने जाते हो, और वेज एम्प्लॉयमेंट वो वेज एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आपको रेगुलर सैलरी मिलता है, सोशल स्कीम्स मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, वो ज़्यादा बेटर है। तो देखो, वेज एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं तुम्हारा वही है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर्स को डिमांड होता है, एम्प्लॉयज़ का, लेबर का डिमांड होता है, वो हायर करता है। इसका बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, खराब से खराब हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर जॉब बहुत अच्छा हो सकता है, और एक मैन्युफैक्चरिंग में जो एमएसएमई में जो लेबर को बुलाया तो वो थोड़ा उससे कम बुरा हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो अलग टाइप है। आज देखो, जहां तक सवाल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि वहां पे हम खुद ही लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, जो लेबर का डिमांड है वो खुद तुम्हारा एम्प्लॉयर फुलफिल कर रहा है, वही ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो आगे देखो, तो वेज लेबर एंड जॉब्स। वेज लेबर का मतलब है कि जो भी लेबर कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो डेली वेज के लिए कर रहा हो, एक एक्सट्रीम फॉर्म में जिसको तिहाड़ी मिलता है बाबू, और एक हाईली पेड कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हैं। तो दोनों तरह का हो सकते हैं ना, एक अनऑर्गेनाइज की भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, भाई इनफॉर्मल सेक्टर भी हो सकता है, फॉर्मल सेक्टर भी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि जॉब, जो हम लोग जॉब का जो कल्पना कर रहे होते हैं उसमें हम पेड रेगुलर वेज का बात कर रहे होते हैं, हम बहुत अच्छा सैलरी एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे होते हैं। कहने का मतलब दूसरे शब्द में कहा जाए तो ऑल जॉब्स, जितने भी जॉब्स है वेज लेबर है, ऑल वेज लेबर उसको जॉब नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जॉब में सोशल सिक्योरिटी होना भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट आ रहा है समझ में ना? सोशल सिक्योरिटी होना जरूरी है, स्कीम होना जरूरी है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर का जॉब ही ज़्यादा अच्छा होता है। स्टूडेंट बात समझ गए ना? तो यदि हम जॉब प्रॉब्लम का बात करें तो लेबर डिमांड उतना नहीं है, और यही कारण है कि रेगुलर वेज वाला लोग ज़्यादा हायर नहीं है, और सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जानते हो जिस हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, कभी भी हायर एंड फायर किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल, इसको देखो बच्चे लोग, थोड़ा सा इसको पूरा वो करके देखो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाया गया है। फर्स्ट देखो ब्लू कलर 6% दिख रहा है ना तुम लोग को? 2017-18 में कितना परसेंट दिख रहा है? 6% दिख रहा है। देख रहा है ना? अभी 2022 और 23 में घट के 3.2% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तुमको लगा क्या मज़ेदार चीज़ है, ये तो बहुत गजब हो गया। मगर एक पिक्चर और भी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है 4% से, वेज वाला जो है तुम्हारा सैलरी वो घटा है 2-3% से। जो लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में 43% पहले काम करते थे कोविड से पहले, वो 46% बढ़ा है। तो देखो ज़्यादातर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, समझे? वो राशन दुकान खोल के पूरा फैमिली चला रहा है। फार्मिंग कम्युनिटी में भी वही है कि 4 आदमी लदा हुआ है कि छोटे से प्लॉट पे। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, समझे? यहाँ पे लिखा गया है, अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, तो तुमको इस तरह का डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन एम्प्लॉयमेंट तुमको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे तो इंडियन इकोनॉमी देखो, अब इसमें देखेंगे तो देखो वही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि तुम्हारे जॉब सीकर्स लोग हैं, यानी कि कभी भी वो जा सकता है जॉब, उसको दे दोगे तो वो ले लेगा, ठीक है ना? नाम के लिए इन्वॉल्व है। और हाई लेवल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादातर वही सेल्फ एम्प्लॉयड में है। कैजुअल वेज वर्कर्स तुम्हारा थोड़ा बहुत है, और उसमें भी है तो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा है, समझे ना? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वही डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट
जो कि एक तरह से ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ही है, वो नाम के लिए काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी उसका कुछ नहीं है स्टूडेंट, बात समझे ना। तो आप देखो दूसरी बात है, वही बताया गया है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो लास्ट 4 डिकेड्स में कोई बहुत बड़ा बढ़ोतरी तो हुआ नहीं है जॉब का, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 3% और बढ़ा है, तो जॉब क्राइसिस है कंट्री में। यहाँ पे देखो 2 फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है लेबर डिमांड इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 चीज़ है, एक अमाउंट ऑफ आउटपुट, देखो बच्चे लोग वही मैं बोल रहा था इसमें, अमाउंट ऑफ आउटपुट, यानी कि मान लो कि कोई फार्म्स, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट के लिए लेबर को हायर करता है, ठीक है, लेबर को खटवाता है, फिर आगे जाता है और फिर एक टाइम में जाके वो बंद हो जाता है, समझो, वही लिखा गया, सिंस फार्म्स इन द फॉर्मल सेक्टर हायर वर्कर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट फॉर प्रॉफिट, उसको लिया प्रॉफिट के लिए अपना काम किया, क्योंकि सोल मोटो तो प्रॉफिट ही रहता है फार्म सबका, कॉर्पोरेट सबका। लेबर डिमांड डिपेंड करता है कि कितना उसको सामान बनाना है, कितना बेचना है, सही बात है ना। जिस समय पीक टाइम रहेगा तो लेबर ज़्यादा हायर होगा, और जिस टाइम पीक टाइम नहीं है तो लेबर कम हायर होगा, समझ गए ना। हाँ, यदि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ स्टूडेंट, तो देखो लेबर डिमांड इन द फॉर्मल सेक्टर राइजेस व्हेन डिमांड फॉर आउटपुट राइजेस, यानी कि जब आउटपुट का डिमांड है तब लेबर आएगा, यदि आउटपुट का डिमांड नहीं है तो लेबर कम हो जाएगा। अब देखो सेकंड, देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, देखो यदि कोई भी फार्म में टेक्नोलॉजी ज़्यादा लग गया, ऑटोमेशन ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है लोअर नंबर ऑफ वर्कर्स आएंगे वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये 2 चीज़ बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करता है, बात समझे, कि कितना वर्कर का प्लेसमेंट हो सकता है किसी भी फार्म में। एक तो उसका सेल कितना है, उसका डिमांड कितना है, कितना बोला गया है सामान बनाने के लिए, कितना उसका डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कितना उसका वो है डिमांड है, समझे, उस हिसाब से लेबर ले सकता है वो। और दूसरी बात है कि मान लो कि इकोनॉमिक्स सब स्केल हो गया, बहुत बढ़ गया वो, तो वो टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन ला देगा, जब ऑटोमेशन ला देगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो लेबर है वो कम हो जाएगा, समझे, वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। तो सिग्निफिकेंट जीडीपी ग्रोथ रेट्स, जीडीपी ग्रोथ रेट तो ठीक ही है, समझे ना, अब तुम पूरा देख लो उठा के 2000 के बाद, जीडीपी ग्रोथ रेट तो ठीक ही है, मगर जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं है। तो इंडिया में देखो वही बोल रहा है तुम्हारा कि फॉर्मल का बात करें या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करें तो उतना तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ, स्पेशली 2000 के बाद देखोगे, यानी कि 90s 80s में 1990s में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा ठीक था एज कम्पेयर टू आफ्टर 2000, समझ गए ना, वही चीज़ लिखा गया है। तो इसलिए इस फिनोमेना को हम कह सकते हैं कि ये जॉबलेस ग्रोथ है स्टूडेंट, ठीक है, और इससे तुम्हारा कनेक्शन मिलता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट एंड आउटपुट ग्रोथ रेट तुम्हारा क्या है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, कि जब फार्म का आउटपुट बढ़ता है तो ग्रोथ रेट भी बढ़ता है और एक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है फार्म का, और एक टाइम में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में वो रुक जाएगा, या तो फिर उसके बाद गैप जो है स्किल गैप हो गया तो अलग से हायर करके वही मतलब ऑटोमेशन ज़्यादा करके एम्प्लॉयमेंट को घटा देगा वो। तो एज द इकोनॉमिक ग्रोथ इट ऑल्सो बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, वही बोला इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बोला है कि जब कोई भी हम टोटल आउटपुट बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फार्म बिकम्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट पर वर्कर, एक वर्कर से ज़्यादा वो काम करवा सकता है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो रहा है। देखो एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, देखो जैसे बेगूसराय में जोमेटो आया, तो पहले जोमेटो जब आया एक जगह पे तो अभी वर्कर का उतना काम नहीं है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो गया कि जोमेटो पूरा नेटवर्क बना लिया तो वही वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा डिमांड हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि देखिए जब ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो जाता है तो आउटपुट पर वर्कर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्टिविटी वर्कर का बढ़ना शुरू हो जाता है, वर्कर ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमिक स्केल मतलब कंपनी बड़ा बन गया, और जब कंपनी बड़ा बन जाता है तो वर्कर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है, समझे। एज फार्म प्रोड्यूस मोर आउटपुट, चूंकि तुम्हारा कॉर्पोरेट सब ये फार्म सब ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये कोशिश क्या करेगा कि लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी ले आए, हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें जहाँ पे हमको लेबर को ज़्यादा इंप्लॉय नहीं करना पड़े। देख रहे हो, समझ रहे हो ना, हाँ, मगर जानते हो तुम लोग कि जब ऐसा करेगा तो फिर जो पावर ऑफ लेबर का है वो बार्गेन हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा लोग हायर नहीं करेगा ये। तो देखो वही बोल रहा है कि कंपनी मोर एंड मोर गो फॉर ऑटोमेशन, ज़्यादातर ये ऑटोमेशन में जाना शुरू कर देंगे, और इसका एक रीजन क्या है कि उसको स्किल नहीं मिल पाया, वैसा उसको एक स्किल नहीं मिल पाया, इसलिए ज़्यादा वो ऑटोमेशन में जा रहा है। तो देखो इसलिए लिखा गया है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और यही हमारा विषय है स्टूडेंट एडिटोरियल्स का, इकोनॉमिक ऑफ स्केल और ऑटोमेशन, इसके वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है जॉब क्रिएशन पे।
तो सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट? खाली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करने से नहीं होगा, हमें एक सेपरेट पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। समझ गए ना? तो व्हाट नीड्स टू बी डन, देखो हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छा ऑथर ने सुझाव दिया है यहाँ पे, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो देखो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमें दोनों रूप में बनाना चाहिए, हमें डिमांड साइड को भी देखना चाहिए और हमें सप्लाई साइड को भी देखना चाहिए। अब देखो क्या होता है डिमांड साइड और सप्लाई साइड। देखो सप्लाई साइड का मतलब स्टूडेंट ये है स्टूडेंट कि हमें स्किल भरना चाहिए। एक आदमी में ज़्यादा स्किल होगा तो ऑटोमेटिकली वो एसेट बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो यही बोला है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि बेटर एजुकेशन देने का, बेटर हेल्थ केयर देने का, ताकि जो गैप हो वो गैप भर सके। तो हम सप्लाई साइड को हम काउंटर कर लेंगे इस तरह। और जहाँ तक सवाल है डिमांड साइड का, तो डिमांड साइड कोशिश करे सरकार खुद ही जॉब क्रिएट करे। सरकार यदि जॉब क्रिएट करेगा तो वल्नरेबिलिटी नहीं होगा। हाँ, मगर यहाँ पे एक और भी सवाल है, एक तुम लोग काउंटर कर सकते हो यहाँ पे, यदि सरकार ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है तो फिर उसमें लेथार्जिक और करप्शन आने का चांस रहता है, समझे ना। तो हाँ, मगर ठीक है, आप बैलेंस कर ही सकते हो, आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा जॉब क्रिएट मत करो मगर एक बैलेंस जॉब तो क्रिएट करो। बात समझे? जैसे पहले रेल का बहाली होता था, बैंक में जॉब मिलता था, होता था कि नहीं मिलता था, अब तो बहुत कम कर दिया गया है। तो एक बैलेंस जॉब क्रिएट करना पड़ेगा सरकार को भी। तो ये तुम्हारा डिमांड साइड ये कैटर हो जाएगा। और सप्लाई साइड जहाँ तक सवाल है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, तुम्हारा एजुकेशन बेटर, हेल्थ बेटर होगा तभी तो आदमी काम कर पाएगा ठीक से। बात समझे? ये सब चीज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट माइक्रो पॉलिसी पे हमें काम करना चाहिए। और हाँ, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉयमेंट का एजेंडा इतना बड़ा है कि सरकार गिर भी सकता है रोजगार। और ये जो सरकार, जो मोदी सरकार है, ये सरकार एम्प्लॉयमेंट का ही बाबू बहुत सारा चीज़ बोल के ये आया था उसमें, ये भी जानते हो। और किसी भी सरकार का एजेंडा यही होता है ना, रोजगार इतना इतना देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखो, रिड्यूसिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लेट डेथ डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक इन आवर डेली लाइफ्स। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से जो डेथ हो रहा है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हमारा चॉइसेस क्या है। यदि हमारा चॉइस हेल्दी है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब तुम लोगों को जानकर हैरानी होगा, हैरानी नहीं बस ऐसे दे रहे इन्फॉर्मेशन, ये कल एडिटोरियल संपर्क है ना बाबू, कल हम बाहर नहीं जाने वाले थे, ठीक है, ये हम 8 बजे पढ़ रहे थे, तुम लोग को आज से 8 बजे के आसपास हम भेजे होंगे शायद ग्रुप में। ये हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया ना कि हम चुपचाप पढ़ के इसको रख के फिर बाहर गए टहलने के लिए। तो कुछ एडिटोरियल ऐसा होता है कि जो मतलब लगता है कि खाली भाषण देने से नहीं चलेगा क्लास में, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो कल हमको इधर उड़ा दिया एडिटोरियल आधा घंटा। देखो GS2 देखो, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हिंदू पेपर में आया था 29 दिसंबर को। तो मैटर देखते हैं। लुक एट द WHO रिपोर्ट टाइटल इनविजिबल नंबर्स। देखो WHO का जो रिपोर्ट आया है जिसमें टाइटल क्या है, इनविजिबल नंबर्स, यानी कि हमें दिखता नहीं है मगर हो रहा है ऐसा। 66% यानी कि 2/3 स्टूडेंट जो भारत में 2/3 जो डेथ हुआ है, समझे, 2019 में, वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ही डेथ हुआ है, यानी कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, समझे। तो इसलिए देखो, अब गजब बात ये है कि NCD से रिलेटेड जो डेथ है तुम्हारा वो प्रिवेंटेबल है। हम चाहेंगे तो अपना बेटर चॉइस करके हम बचा भी सकते हैं। अब इतना ही नहीं, देखो ये चौंकाने वाला चीज़ है कि 2023 का जो नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा था गुजरात में, उसमें लगभग 10 लोग ना एक घंटा में हार्ट अटैक से मर गए थे। और उसमें बच्चा लोग का रेंज देखो, उसमें आदमी लोग का रेंज देखो, तो एक जो था विक्टिम्स में, एक में 13 साल का बच्चा था। तो ये तो गजब बात हो गया ना कि 13 साल का बच्चा लोग को हार्ट अटैक हो रहा है। ये तो, और अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा कि सेलिब्रिटीज सब हार्ट अटैक से ज़्यादा मर रहे हैं। तो वही बात है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, समझ पा रहे हो ना। देखो साइलेंट एपिडेमिक, देखो कितना साइलेंट चीज़ है ये, यानी कि अंदर ही अंदर बाबू मार रहा है पकड़ के, इसको बोलते हैं साइलेंट एपिडेमिक, अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खा जाएगा ये। तो देखो कैसे होता है ये, NCD कैसे बढ़ता, कैसे किस किस चीज़ से, अनहेल्दी डाइट, जो भी मन हुआ खा लिए, फास्ट फूड उठा के खा लिए, है ना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन, इसके वजह से भी हो रहा है, बात समझा। और उतना ही नहीं, और उसके बाद देखो एक तो हाँ जेनेटिक डिपोजिशन भी हो सकता है, यानी कि जानते हो डायबिटीज सब तुम्हारा जेनेटिक भी होता है फैक्टर, कि फादर को है तो सन को भी होगा, ऐसा हो सकता है।
हाँ चलो ये मानते हैं कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है जो फादर से बच्चे लोग को आ गया, मगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ये तो आदमी खुद ही कर रहा है ना, कि कहीं टहलना नहीं है उसको, तो इससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है, डिप्रेशन का वो शिकार बन रहा है। और जहाँ तक सवाल है भारत में, तो देखो भारत में लगभग 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं और लगभग 13 करोड़ तुम्हारा प्री डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ के कगार पे है वो लोग। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी बहुत ज़्यादा हुआ है, देखो लगभग वो कार्डियो यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक लगभग 58% डेथ होगा, बढ़ने वाला है। इस इतना डिजीज तुम्हारा कार्डियो से रिलेटेड होगा, बहुत बड़ी बात है ना स्टूडेंट। तो मतलब, और देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रहा है कि इससे भारत को बहुत लॉस होने वाला है, लगभग भारत को $5 ट्रिलियन का नुकसान होगा 2012 से लेकर 2030 तक, यदि भारत ठीक से एनसीडीज पे काम ना करे तो, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है यदि वो समय से पहले चला जाए तो, और सरकार को कितना ज़्यादा हेल्थ पे खर्च करना पड़ता है। तो व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, तो लिया है, ऐसा कि नहीं लिया है। देखो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड काम किया है, स्ट्रोक से रिलेटेड तुम्हारा नेशनल प्रोग्राम चलाया है। एंड 75/25 ये भी एक इनिशिएटिव है स्टूडेंट, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसमें बोला गया था कि 75 मिलियन लोग को ट्रीटमेंट किया जाएगा 2025 तक, ये था। तो तुम लोग रिसर्च कर लेना 75/25 इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, जो कि डायबिटीज़ और हाई प्रेशर को लेके बोला था कि जो पेशेंट है 75 मिलियन होगा समथिंग, जाके चेक करना, 2025 तक उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की दिया जाएगा, समझे ना, डायग्नोसिस सब दिया जाएगा। तो देखो, तो इसका मतलब क्या होगा कि केवल सरकार करने से नहीं होगा बाबू, हमें खुद भी करना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल्स को भी अपना हेल्थ ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत सारा जो फैक्टर्स है वो हमारे बियॉन्ड है, उस पर हम काम नहीं कर सकते चाह के भी। जैसे देखो हम कहाँ रहते हैं, अब जहाँ पे भी रहते हैं वो जगह तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सही बात है ना। अर्बन प्लानिंग पे हम काम नहीं कर सकते, इन्वायरमेंटल कोई पोल्यूशन है तो हम काम नहीं कर सकते, हमारे बियॉन्ड है। जो हम कर सकते हैं वो डेली लाइफ स्टाइल में जो चॉइसेस है उस पर हम अमल कर सकते हैं, समझे। तो हमारा जो माइक्रो हैबिट्स है वो जो छोटा है वो बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब यानी कि हम अपना हैबिट पैटर्न पे ही काम करें तो बहुत कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, नंबर 1 देखो, वी कैन वॉक वेर एवर पॉसिबल, कम से कम हमें 30 मिनट चलना चाहिए दिन में, समझे, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए, बोन के स्ट्रेंथन के लिए, एक्सेस बॉडी फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि व्हीकल का यूज़ कम करें हम, और जहाँ जहाँ संभव है वहाँ हम चले। नंबर 2 देखो, हमें स्लो फूड को चूज़ करना चाहिए। स्लो फूड वही जो जंक फूड नहीं है, घर का जो खाना है उसको चूज़ करना चाहिए, उसमें राइट इंग्रेडिएंट्स रहता है और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। बात समझे ना, क्योंकि जानते हो कि जो हम खाना खाते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है हम पे। तो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द फूड वी ईट एंड द हेल्थ ऑफ आवर इन्वायरमेंट, समझे। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए स्टूडेंट हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें स्लो फूड पे ध्यान देना चाहिए। और हाँ, कंप्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए, 1 साल में हमें जाकर कम से कम एक बार पूरा कंप्रिहेंसिव बॉडी का चेक करवाना चाहिए, समझे ना। मेक हेल्थ ए पार्ट ऑफ डेली कन्वर्सेशन, और जब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खाने के लिए मित्र से मिल रहे हैं तो हेल्थ को लेके हमारा एक बैठक होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, समझे, कि हेल्थ में क्या ले रहे हो, डाइट क्या ले रहे हो, ये सब, ताकि अवेयर हो सके हम लोग। बात समझ में आ रहा है ना। तो वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स ए हेल्थियर नेशन। अब बताओ, पहला जो एडिटोरियल तुम लोग को पढ़ाया गया हैप्पियर नेशन, बाबू बिना हेल्थ का हैप्पियर नेशन हो सकता है क्या? तो पहला एडिटोरियल को थर्ड एडिटोरियल से जोड़ो। तो यदि तुम्हारा हेल्थियर नेशन बनना है, हेल्थियर नेशन मतलब हैप्पियर नेशन, उसके लिए बिल्कुल हमें काम करना होगा, समझे, हमें बहुत अच्छे से काम करना होगा। हमें देखो, हमें जो हमारा जो तौर तरीका है उस पर हमें सबसे पहले रिफॉर्म्स लाना होगा और कोशिश करना है। देखो, एज वी embark on this journey towards a healthier India, we are laying the foundation for a brighter future for ourselves and for generation to come। इसलिए हमें एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, अच्छा खाना सब चाहिए, समझे, और हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कंप्लीटेड।